नीलम और सविता दोनों देवरानी जिठानी एक साथ एक ही घर में रहती थी, पर फिर भी उन दोनों में जरा भी प्यार नहीं था। वो दोनों ऊपर से तो प्यार से बातें करती, पर मन ही मन एक दूसरे को गाली दिया करती। ऐसे ही एक दिन, सविता तुम रहने दो, आज मैं रोटी बना देती हूँ। ठीक है दीदी, अगर आप आज रोटी बनाना चाहती हो तो बना लीजिए। वैसे भी ना मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया है, तो मैं सोच रही थी आज अपना कमरा साफ़ कर लूँ। देखो तो कैसी बेशर्म है, मैंने एक बार मना क्या कर दिया, छोड़कर भी चली गई। ये नहीं कि दिल रखने के लिए ही बोल दे कि दीदी आप रहने दो, मैं बना देती हूँ। जेठानी जी, मैं आपकी सारी चालाकियों को जानती हूँ। आपको क्या लगा आप अच्छे बनने का ढोंग करोगी और मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगी? मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। इतना बोलकर सविता वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम अशोक से नूडल्स मंगवाती है। जैसे ही अशोक नूडल्स लेकर आता है तो वो अपने कमरे में ले जाती है और अकेले ही खाने लगती है। ये देखकर अशोक नीलम से कहता है, अरे यार तुम राक्षस हो क्या, अकेले ही सारा लेकर बैठ गई। मैं पूरे घर के लिए लेकर आया था, एक प्लेट अपनी देवरानी को भी दे दो। आपको अपने छोटे भाई और उसकी बीवी के लिए बहुत दुख होता है ना। अपने छोटे भाई और उसकी बीवी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। नीलम, तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उनके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, पर वो मेरे भाई हैं और हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं, और इस तरह से कुछ भी चीज़ लाकर अपने कमरे में छुपकर खाना सही नहीं है। क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। आप जितने भोले हो आपका भाई उतना ही शातिर है। और मेरी वो चुड़ैल देवरानी मेरे देवर से रंग रंग की चीज़ें मंगवाती है और अकेले कमरे में बैठकर ठोस जाती है। क्या वो आकर एक बार भी पूछती है दीदी कुछ खा लो, या मुझे आकर कुछ देती है जो मैं अपने पति का लाया हुआ उससे कुछ दूं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे अपने देवर देवरानी को नहीं दे सकते, कम से कम मेरी माँ को तो दे दो। मैं उनके लिए लाया था, उनका हिस्सा तो मत खा जाओ। पता नहीं कैसे आदमी से मेरा पल्ला पड़ गया है। औरों के आदमी अपनी बीवी के लिए कितना कुछ लेकर आते हैं, पर मेरे पति को तो अपने घर वालों की चिंता से फुर्सत ही नहीं मिलती। जा रही हूँ आपकी माँ को देने। हाँ, ना चाहते हुए भी नीलम कुछ नूडल्स अपनी सास के कमरे में ले जाती है और अपनी सास को नूडल्स देते हुए कहती है, ये नूडल्स अशोक जी आपके लिए लेकर आए थे, अपने छोटे बेटे बहू को मत दे देना। ऐसा क्या अशोक ने कहा है? मेरा अशोक ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। जरूर तूने ही कुछ बोला होगा। फिर से शुरू हो गई आप। इसीलिए मैं आपको देने नहीं आ रही थी, पर आपके बेटे को आपकी और इस घर की इतनी चिंता लगी रहती है। अब चुपचाप से खा लीजिए, वरना ये भी नहीं मिलेगा। फिर मत कहना बड़ी बहू कुछ देती नहीं। और एक बात, उसे सविता को मत बताना, उस चुड़ैल को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देख बड़ी बहू, सविता तेरी देवरानी है और तू उसे जितना बुरा समझती है, जितना उससे चिढ़ती है, वो इतनी बुरी नहीं है। माँ जी, आप तो उसकी तारीफ करते करते नहीं थकती, पर मैं यहाँ उसकी तारीफें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। जा रही हूँ। वैसे भी आपके भाषण की वजह से मेरे नूडल्स ठंडे हो गए, अब मज़ा ही नहीं आएगा उन्हें खाने में। इतना बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू का ये रवैया देखकर पार्वती को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सविता रात के 11:30 बजे सबकी नज़रों से छुपाती हुई अपनी सास के कमरे में आती है और अपनी सास को गोलगप्पे देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए गोलगप्पे, मैंने ना ये अर्पित जी से मंगवाए थे। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते आपके लिए ये गोलगप्पे लेकर आई हूँ। अगर जिठानी जी की नज़र पड़ गई ना तो ये गोलगप्पे किसी के मुंह में ही नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ बहू, अगर थोड़ा सा बड़ी बहू भी खा लेगी तो है? वैसे भी मैं कहाँ गोलगप्पे खाती हूँ, तू उसे ही जाकर दे दे। अगर तू खुद आगे से बढ़कर उसे कुछ देगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, अगर मैं दीदी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूँ ना तो भी वो मुझसे खुश नहीं होंगी। और उन्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कैसे वो चिड़ से चीज़ें मंगवा कर छुप छुप कर खाती हैं, जबकि अर्पित जी पूरे घर के लिए लेकर आते हैं और जो भी लाते हैं सबको देते हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, वो तुझसे बड़ी है ना,
वही तो माँ जी, जिठानी जी मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए लिहाज करती हूँ, वरना मैं तो उन्हें लाइन पर ला देती। अच्छा माँ जी, चलती हूँ मैं, आप अकेले खाना, हाँ, जिठानी जी को मत देना, वरना कहेंगी कि मैं उनसे छुपकर गोलगप्पे खाती हूँ। सविता और नीलम दोनों ही अपनी सास की खूब सेवा करती और हमेशा अपनी सास का दिल जीतने में लगी रहती। वो दोनों अपनी सास की सेवा करके एक दूसरे को नीचा दिखाती और ये जताने की कोशिश करती कि कौन सबसे ज्यादा संस्कारी बहू है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि अब आप बाज़ार मत जाया कीजिए, मोहल्ले में भी तो सब्ज़ी वाला आता है, अगर आपको उसकी सब्ज़ी नहीं पसंद तो मुझे कह दीजिए, मैं ला दिया करूँगी। माँ जी, हमारे होते हुए आप क्यों दौड़ भाग करती हैं? आपके पैरों में भी दर्द होता है ना? लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, और कल से आपको कुछ भी काम हो ना, कहीं भी जाना हो तो मुझे बुला लेना। क्यों दीदी, मैं भी तो इस घर की छोटी बहू हूँ, माँ जी मुझे भी तो याद कर सकती हैं। और वैसे भी आपको तो अपने कपड़े धोने थे ना, हाँ, आप जाकर अपने कपड़े धो लीजिए, माँ जी की सेवा मैं कर लूँगी। आइए माँ जी, आपकी दवाई का समय भी हो गया है। अरे बहू, तुम दोनों अपना काम कर लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि तुम दोनों के सहारे बैठ जाऊं। इतना बोलकर पार्वती अपने कमरे में चली जाती है और दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को देखकर मुंह बनाकर चली जाती है और अपने अपने कामों में लग जाती है। और दोनों बहू इसी तरह अपनी सास की चमचागिरी में लगी रहती है। देखिए माँ जी, सविता को तो आपकी परवाह ही नहीं है, इसलिए इतनी मसालेदार पनीर की सब्जी बना दी, पर आप मेरे हाथ की दाल मखनी खाइए, इससे ना आपके पेट में गैस भी नहीं बनेगी। दीदी, आप दुनिया की पहली ऐसी औरत है जो पनीर के खाने से गैस बता रही हैं, जबकि पनीर तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी माँ जी, आज मैंने आपकी तबीयत को ध्यान में रख कर सब्जी बनाई है, इसमें बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है और बहुत कम मसाले हैं। अरे बहू, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए मेरी कौन से बहू ने क्या बनाया और क्या सोच कर बनाया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। और तुम दोनों में प्यार भी ना मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना नफरत क्यों करती हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसे कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चिढ़ते, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ माँ जी, हम दोनों देवरानी जिठानी में तो बहुत प्यार है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा, बहुत प्यार है। मुझे तो इससे इतना प्यार है कि दिल करता है इस चुड़ैल के सर के सारे बाल ही नोच लूं। मैं जानती हूँ जिठानी जी, आप मुझसे रत्ती भर भी प्यार नहीं करती, आपको माँ जी के सामने अच्छा भी तो बनना है। सविता और नीलम दोनों ही अपनी सास के सामने मुस्कुराती है और झूठा प्यार दिखाती है, पर मन ही मन एक दूसरे को भला बुरा कहकर मुंह तोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर पार्वती खुद से कहती है, ये दोनों मुझे कितना बेवकूफ़ समझती है। उन्हें लगता है कि मैं जानती ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना चिढ़ती है। पर मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरे बहू के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाए और वो दोनों एक दूसरे को गलत ना समझकर एक दूसरे से प्यार करें, ताकि मेरा घर हमेशा सुख शांति और खुशियों से भरा रहे। और ये तभी हो सकता है जब मेरी बहू के बीच में प्यार हो। जहाँ एक तरफ पार्वती अपनी दोनों बहू के बीच में प्यार दिखना चाहती थी, तो वहीं समय के साथ धीरे धीरे दोनों देवरानी जिठानी के बीच की कड़वाहट भी बढ़ती जा रही थी। पर तभी एक दिन पार्वती की बेटी कोमल का फोन आता है। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह से पार्वती की दोनों बहुओं के बीच में कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से अब पार्वती भी परेशान रहने लगी है। पर एक दिन पार्वती की बेटी कोमल का फोन आता है। अपनी बेटी का फोन देखकर पार्वती बहुत खुश होती है। चलो, आखिर तूने अपनी माँ को फ़ोन तो किया, वरना मुझे तो लगा था कि तू मुझे भूल ही गई है। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती क्या? माँ, मुझे सबकी याद आती है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं 2 महीने के लिए आपसे और भाभी से मिलने आ जाऊँ। कल ही आ रही हूँ मैं, तो मेरा अच्छे से स्वागत करना। अरे तेरे स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी, तू आराम से आ। वैसे भी तेरी दोनों भाभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए जब तू आएगी तो वो दोनों तेरे आगे महान बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माँ, परेशान मत हो,
मैं कल आ रही हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कोमल एक तेज और समझदार लड़की थी जिसने अपने ससुराल को भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। अब अगले दिन कोमल अपने मायके पहुंचती है, जहां उसके स्वागत में उसकी दोनों भाभियां कोई कमी नहीं छोड़ती। अरे दीदी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, मेरे हाथों का भी तो खाना खाओ, या फिर सब अपनी छोटी भाभी के हाथों का ही खाओगी? भाभी, आप दोनों ने सिर्फ मेरी पसंद का खाना ही बनाया है और सारा खाना लाजवाब है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किसके हाथ का खाना खाओ, इसलिए मेरी नज़रों के सामने जो जो आ रहा है मैं सब खा रही हूँ। पर सच कहूँ, खाना सच में लाजवाब बना है। इतना बोलकर कोमल मज़े से खाना खाने लगती है। नीलम जब देखती है कि कोमल सिर्फ सविता के हाथों का बना खाना खा रही है तो उससे अपनी देवरानी से जलन होने लगती है और वो कोमल के लिए ओरियो शेक बनाकर लेकर आती है। ओहो, इतनी गर्मी हो रही है, सिर्फ खाना ही खाओगी क्या? अरे कुछ ठंडा भी पीजिए, ये लीजिए, आपके लिए आपका फेवरेट ओरियो शेक बनाकर लाई हूँ। और भी कुछ चाहिए तो अभी बता दो। अरे वाह भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी, आपने इतना सब कुछ खा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो, और ओरियो शेक से आपके पेट में गड़बड़ भी हो सकती है। तो मैं ना आपको नींबू पानी बनाकर ला देती हूँ। अरे भाभी, सब कुछ आज ही खिला दोगी? हाँ, कल के लिए कुछ नहीं रखना। मैं 2 महीने यहाँ हूँ, मैं भी देखती हूँ इन 2 महीनों में आप दोनों मेरी कितनी सेवा करती हो। फिलहाल तो मैं खा खा कर थक चुकी हूँ, पेट भी हाउसफुल हो चुका है। अब मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। वैसे माँ कहाँ है? जब से आई हूँ माँ नजर ही नहीं आ रही। अरे देखो ना दीदी, माँ की कितनी सेवा करती हूँ मैं नहीं चाहती कि वो बीमार पड़े, इसलिए मैं उन्हें कहती हूँ कि वो रहने दे, पर वो है कि मेरी सुनती नहीं। हमेशा बाजार चली जाती हैं, पार्क चली जाती है, तो कभी किसी काम के लिए कहीं चली जाती है, मानो जैसे घर में उनका मन ही नहीं लगता। अब जिस घर में आप जैसी बहू हो वहाँ सास का मन कैसे लग सकता है दीदी? मेरा मतलब है आप ही सारा काम कर देती हैं ना, तो माँ जी घर में बोर हो जाती होंगी। मैं तुम्हारे सारे मतलब बहुत अच्छे से समझ रही हूँ मेरी प्यारी देवरानी। वैसे आज रसोई साफ़ करने की बारी तुम्हारी है, आई होप तुम अच्छे से कर दोगी। चलिए ना दीदी, हम दोनों कमरे में चलकर बातें करते हैं। नीलम अपनी ननद के सामने एक बार फिर से झूठे प्यार का दिखावा करती है और वहाँ से अपनी ननद को लेकर चली जाती है, पर कोमल अपनी भाभियों के बीच का अनबन और तनाव देख लेती है। माँ बिल्कुल सही कह रही थी, भाभियों के अंदर एक दूसरे के लिए ना इज्जत है और ना ही प्यार, बस दिखावा करती है। पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि उनका दिखावा सच में प्यार में बदल सके। अब क्या था, कोमल ठान लेती है कि वो अपनी भाभियों के बीच की नफ़रत को ख़त्म करेगी और उनके बीच में प्यार लाएगी। अब इसी तरह से देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब नीलम खाना बना रही थी तो कोमल नीलम के पास जाती है। अरे भाभी, आज भी आप खाना बना रही हैं? अब मुझे छोटी भाभी की बातों पर विश्वास हो रहा है, अब सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं, तभी तो घर में सब आपके खाने की तारीफ़ करते हैं। बस यही कारण है कि छोटी भाभी खाना बनाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है। दीदी, लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया, वो चुड़ैल मेरी तारीफ़ सुनकर कभी खुश हो ही नहीं सकती। हो सकता है मेरी आंखों को और कानों को ये धोखा हो, पर कल जब मैं आपके खाने की तारीफ़ कर रही थी तो माँ से ज़्यादा तो भाभी ही तारीफ़ करने लगी। और जिस दिन मैं आई थी ना, उस दिन भी मैंने देखा छोटी भाभी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और आपकी बड़ी तारीफ़ कर रही थी। मुझे तो ये चीज़ हज़म ही नहीं हुई, अब मेरा क्या जाता है। इतना बोलकर कोमल अब छोटी भाभी सविता के कमरे में जाती है, जहाँ सविता पूरे घर के कपड़े अकेले प्रेस कर रही थी। सच में भाभी, आप घर का बहुत काम करती हैं, तभी तो नीलम भाभी को आपके लिए इतना बुरा लगता है और वो किचन की जिम्मेदारी अकेली संभालती है ताकि आपको थोड़ा आराम मिल सके। दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आप जानती नहीं हो दीदी को, पर मैं तो उनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ।
जानबूझकर उन्होंने किचन का काम ले लिया ताकि पूरे दिन मैं घर की सफाई करके नौकरानी बनी रहूं। उनका काम ही क्या है, 3 वक्त का खाना और बर्तन करना। पर मुझे देखो, सही कह रही हैं भाभी आप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद बड़ी भाभी। पर जब कल मैंने उन्हें देखा कि वो सफाई कर रही हैं और माँ जी से कह रही थी कि आप अकेले घर का काम करके थक जाती हो और इसीलिए रसोई की सफाई कर रही हो, तो मुझे लगा शायद वो माँ की नज़र में अच्छे बनने की कोशिश कर रही है। पर फिर मैंने देखा कि जब आप सो रही थी तो वो आपका सर दबा रही है और आपके लिए दवाई भी लेकर आई। आज आपने दवाई खाई थी ना, वो भाभी ही तो लेकर आई थी। इस तरह से कोमल अपनी दोनों भाभियों के पास जाकर एक दूसरे की तारीफ करती है और ये दिखाती है कि उसकी दोनों भाभियां कितनी अच्छी है। अब दोनों देवरानी जेठानी के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट कम होने लगती है और उन्हें कोमल की बातों पर विश्वास होने लगता है। ऐसे ही एक दिन सविता देखती है कि उसकी जेठानी उसके कमरे की सफाई कर रही है। अरे दीदी तो सच में मेरे कमरे की सफाई कर रही है। इसका मतलब कोमल दीदी बिल्कुल सच कह रही थी। मैं ही बुरी हूँ जो इतनी अच्छी जेठानी की कदर नहीं करती। ये देखकर सविता को बहुत अफसोस होता है। वो अपनी जेठानी की मदद करने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर जब नीलम ये देखती है कि सविता बार बार आकर घर के कामों में उसका हाथ बटा रही है और बाहर के लोगों से उसके लिए लड़ाई कर रही है, तो उसे भी कोमल की बातों पर विश्वास हो जाता है। उसके मन से भी अपनी देवरानी के लिए सारी चिढ़ खत्म हो जाती है। सब सही कहते रहे, पर मैंने ही किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। भगवान ने मुझे कितनी अच्छी देवरानी दी है। सविता सच में मुझसे कितना प्यार करती है, पर मैं ही उससे जलती रही। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि ननद जी के घर में आने से कितना कुछ सही हो गया ना, पर अब उनके जाने का समय हो रहा है। उनके जाने के बाद तो ये घर खाली हो जाएगा। और ये भी सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें पहचानने में कितनी देर कर दी, पर अब नहीं। अब मैं अपनी देवरानी को छोटी बहन की तरह प्यार करूँगी, जैसे तुम मुझसे करती हो। इस तरह से कोमल आकर अपनी दोनों भाभियों के बीच की कड़वाहट खत्म कर देती है और अपने ससुराल चली जाती है। कोमल के जाने के बाद दोनों ही देवरानी जेठानी के बीच का प्यार बढ़ने लगता है और ये देखकर पार्वती को बहुत अच्छा लगता है। आयशा और विनीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब वो कॉलेज में एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, तब से लेकर जॉब लगने तक दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। आयशा और विनीत पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे और इसीलिए विनीत ने अपनी माँ को आयशा के बारे में बताया। लेकिन विनीत की माँ सुषमा जी ने आयशा और विनीत की शादी के लिए मना कर दिया। माँ, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, समझने की कोशिश तो करिए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ। देखो बेटा, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन माँ क्यों? क्या कमी है उसमें? जॉब करती है, दिखने में सुंदर है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? देखो बेटा, प्रॉब्लम है लव मैरिज में। अरे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अगर मैं एक लड़की को लव मैरिज करके अपने बेटे की बहू बनाकर लाऊंगी। ठीक है माँ, अगर ये आपकी जिद है तो फिर मेरी एक बात भी सुन लीजिए। अगर आपने मेरी शादी आयशा के साथ नहीं करवाई तो मैं कभी किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह के वक्त, विनीत बेटा, कब तक सोते रहोगे? जल्दी उठो। क्या हुआ माँ? अभी तो 7 ही बजे है। रोज तो 8 बजे सोकर उठता हूँ। कुछ काम था क्या आपको? अरे जल्दी बाहर ड्राइंग रूम में आओ, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। कैसी खुशखबरी माँ? अरे बाहर तो आओ, देखो तो सही तुमसे मिलने कौन आया है। अरे आयशा, तुम यहाँ? मैंने ही बुलाया है इसे। देखो बेटा, मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं गलत थी। आंटी, तो क्या आप विनीत को मुझसे शादी करने की परमिशन दे देंगी? माँ, लेकिन कल तक तो आप इस बात से बहुत नाराज थी और फिर आज अचानक। मैंने रात भर सोचा बेटा, और फिर मुझे समझ में आया कि अगर तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा।
बस इसीलिए। थैंक यू सो मच माँ, आप जानती नहीं आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे ठीक है बेटा, मैं पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेती हूँ और जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। 2 दिन के बाद। क्या हुआ माँ, परेशान क्यों लग रही हो? इस तरह क्यों बैठी हैं आप? अरे क्या बताऊं, शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अरे लेकिन माँ हुआ क्या है? सारी तैयारियां तो अच्छे से हो रही है ना, कोई परेशानी है क्या? तुम जानते हो विनीत, तुम्हारी दादी ने मुझे एक सोने का बड़ा वाला हार दिया था जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। हाँ, मुझे याद है, एक बार आपने मुझे वो हार दिखाया था। काफी बड़ा और भारी हार है वो। बेटा, मैंने सोचा था कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बीवी को, यानी कि अपनी होने वाली बहू को, मैं वो हार अपने हाथों से पहनाऊंगी। तो प्रॉब्लम क्या है माँ? अब तो आपकी बहू आने वाली है और आप आयशा से खुश भी है ना, पहना देना उसको अपने हाथों से हार। अरे पहनाऊंगी तो तब ना जब हार मुझे मिलेगा। क्या मतलब? हार कहाँ गया माँ? पता नहीं बेटा, मैंने तो संभाल कर यहीं रखा था, 2 दिन से गायब है। पता नहीं कहाँ चला गया या कोई ले गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। शादी वाले दिन। कितनी सुंदर लग रही है मेरी आयशा बहू, किसी की नजर ना लग जाए। तुम्हारा लहंगा बहुत सुंदर है बेटा, और ज्वेलरी तो कमाल की खूबसूरत है। माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आयशा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार भी हो गई और अब इसकी इतनी तारीफ भी कर रही हैं। हाँ, तो कितनी प्यारी है आयशा, कोई भी करेगा उसकी तारीफ। अच्छा, जरा अपनी ज्वेलरी तो दिखाना बेटा। अरे ये हार तुम्हारे पास कैसे? मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो ये हार मुझे पहनने के लिए दिया था जब मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। ये तुम कैसी बात कर रही हो आयशा? ये हार तो विनीत की दादी का हार है जो 2 दिन पहले गुम हो गया था। हाँ आयशा, माँ सच कह रही है, ये हार तो हमारे घर से चोरी हो गया था। तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने बताया ना विनीत, अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारी मम्मी ने ये हार खुद मुझे अपने हाथों से पहनाया है। तुम इस तरह झूठ क्यों बोल रही हो आयशा? माँ ने मुझे 2 दिन पहले इस हार के खोने की बात बताई थी, और ये हार अब तुम्हारे पास क्या कर रहा है? विनीत बेटा, तुम आयशा से इस तरह से बात नहीं कर सकते। अरे लेकिन आपकी बेटी ने चोरी की है, 2 दिन पहले ही हमारे घर आई थी और मुझे लगता है कि तभी हार उठाकर ले गई होगी। आपके घर की होने वाली बहू है ये, और आप उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो आपकी बेटी को आनी चाहिए, अपने होने वाले ससुराल में चोरी करती है? विनीत, अभी पुलिस को फोन करो। देखो आयशा, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दो, ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ विनीत, ये हार खुद तुम्हारी माँ ने मुझे अपने हाथों से दिया है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? विनीत, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उस पर तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो कहती हूँ जल्दी से पुलिस को बुलाओ और इन दोनों बाप बेटी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दो, तभी सच निकल कर बाहर आएगा। शायद आप ठीक कहती है माँ, इस लड़की पर मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि ये चोर है और अपने होने वाले घर में ही चोरी कर रही है। विनीत, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कितनी मुश्किल से हम दोनों की शादी के लिए अपने घर वालों को मनाया है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया है आयशा, लेकिन तुम मेरी माँ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। अरे ये हार वो खुद तुम्हें देने वाली थी। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये हार खुद उन्होंने मुझे दिया है। अगर ऐसा होता तो मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। देखो विनीत बेटा, इस जैसी लड़कियों की ना यही औकात होती है। देखो, तुम्हें अभी इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये लो मेरा मोबाइल फोन और अभी पुलिस का नंबर डायल करो। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आती है।
क्या मामला है? आप लोग जरा साफ साफ बताइए, यहाँ पर हुआ क्या है? अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की से मेरे बेटे की शादी होने वाली थी और इसने हमारे घर से हार चुरा लिया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हार इन्होंने खुद मुझे अपने हाथों से दिया है। एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए। मिस्टर विनीत, आप बताइए, ये हार आपके घर से कब गायब हुआ? सर 2 दिन पहले मेरी माँ ने मुझे बताया था कि हार गायब हो गया है। और उस दिन आपके घर कौन कौन आया था? अरे ये लड़की, मैंने खुद इसे अपने घर बुलाया था क्योंकि मैं इसकी और मेरे बेटे की शादी के लिए मान गई थी। अरे मुझे क्या पता था कि ये लड़की ऐसी चोर है। आप मेरी बेटी के लिए फिर से गलत बातें बोल रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए बहन जी। जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की के पापा भी इस चोरी में शामिल है। अपनी बेटी का पूरा पूरा साथ दे रहे हैं वो। आंटी, अगर आप मुझे पसंद नहीं करती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? मैडम आप बताइए, क्या आप 2 दिन पहले इनके घर गई थी? जी, मैं इनके घर गई थी, लेकिन इनके बुलाने पर विनीत से मिलने के लिए, हमारी शादी की बात पक्की करने के लिए। देखिए, ये बात आपने खुद कबूल की है कि 2 दिन पहले आप इनके घर गई थी और 2 दिन पहले ही उनके घर से हार गायब हुआ है जो आपके पास मिला है। लेकिन वो हार खुद सुषमा आंटी ने मुझे दिया है। आपके पास कोई सबूत है कि वो हार आपको सुषमा जी ने दिया है? क्या उस वक्त वहाँ पर कोई था? नहीं, उस वक्त कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और सुषमा आंटी थे। कैसी बात करती हैं आप? शादी वाला घर है ये, कोई तो होगा ना आसपास, जरा अच्छे से याद करिए। ये आप मेरी बेटी से किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? विनीत, तुम रोकते क्यों नहीं? देखिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। आपकी बेटी ने चोरी की है और अब आप दोनों बाप बेटी को हमारे साथ थाने चलना होगा। विनीत, ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमारा अपमान किया है। मैंने तुमसे कितना प्यार किया विनीत, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी और तुमने तो मेरा मजाक बनाकर रख दिया, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब चुपचाप निकलो इस घर से। आई बड़ी मेरे घर की बहू बनने वाली। आयशा, तुम कभी ऐसा कर सकती हो मुझे नहीं पता था, और तुमसे शादी तो क्या, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए आप इस लड़की को यहाँ से और जेल की सलाखों के पीछे डाल दीजिए। आयशा और उसके पापा दोनों को जेल हो जाती है और कुछ दिनों के बाद आयशा के पापा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। मिस आयशा, आपकी सज़ा खत्म हुई, लेकिन अपनी आने वाली जिंदगी में इज्जत के साथ जीने की कोशिश करना। मेरे पापा इस सदमे को झेल नहीं पाए और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। यह सब आपको चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे अब इस बात को 1 साल हो चुका है और अब आपकी सजा पूरी हो चुकी है, आप जा सकती हैं। बाहर की दुनिया में कोई मेरे और मेरे परिवार की इज्जत नहीं करता। 1 साल पहले जब ये घटना हुई थी तो हमें कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और उसके बाद आयशा जेल से रिहा होकर चली जाती है। जेल से निकलने के बाद कैसी थी आयशा की जिंदगी? क्या वो फिर से विनीत से मिलने के लिए गई या फिर उसने अपनी जिंदगी दूसरे तरीके से जीना शुरू कर दिया? जानने के लिए सुनिएगा इस कहानी का दूसरा पार्ट। अब तक आपने सुना विनीत की मां आयशा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा देती है। इस सदमे की वजह से आयशा के पापा की मौत हो जाती है। 1 साल के बाद आयशा की सजा पूरी होने पर वो जेल से बाहर निकलती है। मैं कहाँ जाऊं? पापा के जाने के बाद तो इस दुनिया में मेरा कोई बचा ही नहीं। एक बार मैं अपनी सहेली ईशा से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो मेरी कोई मदद करती। कैसी हो तुम आयशा? क्या बताऊं ईशा, 1 साल गलत इल्जाम में जेल की सजा काटने के बाद कैसी हो सकती हूँ मैं? मैं जानती हूँ विनीत ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया,
ये सब विनीत की माँ का खेला हुआ खेल था, लेकिन गलती तो विनीत की भी थी ना। उसे तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे पता चला तुम्हारे पापा की मौत के बारे में। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। इसमें तुम क्या कर सकती थी ईशा, लेकिन मुझे अब तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो? मैं हूं ना तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब से तुम मेरे घर में रहोगी जब तक तुम अपने आप को अच्छी तरह से सेटल नहीं कर लेती। मैं बस विनीत और उसकी माँ से बदला लेना चाहती हूँ, अपने पापा की मौत का बदला। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। अच्छी तरह जानती हूँ, और विनीत की जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। हाँ, वैसे तुम और विनीत एक ही ऑफिस में काम करते हो, तो तुम्हारे जरिए मेरे लिए उस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। विनीत शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई उसे। अब पसंद आएगी, और वो लड़की मैं होंगी। लेकिन आयशा, वो तुमसे शादी करने को क्यों तैयार होगा? अगर ऐसा करना होता तो 1 साल पहले तुम्हें जेल नहीं भिजवाता। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। क्या प्लान है? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा पूरी तरह से बदल दूंगी, और उसके बाद विनीत को अपनी जाल में फंसा लूंगी। तुम बस अब देखती जाओ। प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाह, तुम्हें तो कोई पहचान ही नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम आयशा हो। विनीत की वजह से मैंने और मेरे परिवार ने इतनी बदनामी झेली है। उससे बचने का और विनीत से बदला लेने का एक यही तरीका था। अब बस देखती जाओ तुम। तो फिर मुझे ये बताओ कि मुझे आगे क्या करना है। तुम कल विनीत को कॉफी पीने के बहाने कॉफी शॉप में बुलाओ। उससे कहना कि तुम उसे अपनी एक सहेली से मिलवाना चाहती हो, यानी कि मुझसे, और मेरा नाम अनन्या बताना। आज से मेरा नया नाम अनन्या ही होगा। कॉफी शॉप में। ईशा, किससे मिलवाना चाहती थी तुम मुझे? कौन सी खास सहेली है तुम्हारी? इससे मिलो, ये है अनन्या, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। अभी कुछ ही दिन पहले मुंबई से आई है। हाय अनन्या, एक बात कहूँ, काफी खूबसूरत हो तुम। थैंक यू सो मच। आप भी कम अच्छे नहीं दिखते। आपकी कोई गर्लफ्रेंड? अरे नहीं यार, अभी तो बस शादी करने का प्लान चल रहा है। मम्मी को लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। कमाल की बात है, अनन्या भी अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती है। वो भी अपने लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है। क्या सच में? अनन्या, तुम भी अभी शादी करने के मूड में हो? मेरा मतलब, आई रियली लाइक यू। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। देखो विनीत, वैसे तो तुम अच्छी इंसान लगते हो, लेकिन क्या है ना, आजकल लाइफ में किसी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा, उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? तुम कहना क्या चाहती हो? एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आती हूँ, और उसके बाद तुम्हारी फैमिली के सामने इस बारे में बैठकर बातें करेंगे। अगले दिन विनीत के घर। मम्मी, ये अनन्या है, मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था ना। अरे हाँ हाँ हाँ, आओ आओ बेटा, विनीत ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, तुम्हें बहुत पसंद करता है मेरा बेटा। अपने बारे में कुछ बताओ। आंटी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में नहीं रहे, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं, और मेरे पास अच्छी खासी जॉब है। बाकी सब कुछ तो आपको पता ही है। क्या बात है, वैसे काफी अच्छे घर की दिखती हो तुम। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे तुम्हारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, पसंद तो मैं विनीत को करती हूँ, लेकिन मैं अपनी शादी को सिक्योर करने के लिए चाहती हूँ कि आप अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। अरे लेकिन उसकी क्या जरूरत है? ज़रूरत है,
मैं तुम्हारी पत्नी बनने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ बेटा। बस तुम जल्दी से इस घर की बहू बनकर आ जाओ बेटा। अनन्या की जाने के बाद, माँ ये आपने क्या किया? उस लड़की को अपनी आधी प्रॉपर्टी देने का प्रॉमिस कर दिया। अरे करोड़ों की मालकिन है और उससे शादी होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी तो तेरी हो जानी ही है। तेरी प्रॉपर्टी लेकर कौन सा वो भाग जाने वाली है। लेकिन फिर भी माँ, इस तरह अपनी आधी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर देना ये सही चीज नहीं है। अरे तो क्या करती? 1 साल पहले उस आयशा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कोई लड़की तुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। और अब सोने की मुर्गी खुद आगे चलकर आ रही है। समझने की कोशिश कर बेटा, हमारे लिए फायदे का सौदा होने वाला है ये। शायद आप ठीक कहती हैं माँ। अगले दिन अनन्या विनीत को मिलने के लिए बुलाती है। विनीत, तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आए हो ना? हाँ अनन्या, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स, अच्छे से देख लो। हमारी आधी प्रॉपर्टी आज से तुम्हारे नाम। बस अब जल्दी से शादी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल विनीत, मुझे भी उसी दिन का इंतज़ार है जब हमारी शादी होगी। लेकिन मैं कोर्ट में शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे ही, मुझे ज़्यादा धूम धमाके वाली शादी पसंद नहीं है। और इस तरह अनन्या और विनीत की शादी कोर्ट में हो जाती है। शादी के बाद, अनन्या बेटा, ये देखो हमारा खानदानी हार। मैं हमेशा से अपनी बहू को देना चाहती थी। पहन लो इसे। मम्मी जी पक्का ना? ये हार पहनाने के बाद कहीं आप मुझसे वापस तो नहीं ले लेंगी ना? अरे नहीं बेटा, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम इसे अपने पास ही रखना हमेशा हमेशा। मम्मी जी, ये हार तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास जो ज्वेलरी है ना, वो लेटेस्ट डिजाइन वाली है। इस हार का ट्रेडिशनल डिजाइन उससे मैच नहीं करता। मैं इसे कैसे पहनूंगी? हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा है ही पुरानी डिजाइन वाला, छोड़ो मत पहनो। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे तो ट्रेडिशनल डिजाइन बहुत पसंद है। बस इसके मैचिंग के कंगन और बाकी की ज्वेलरी मिल जाती तो मजा आ जाता। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ना इसके साथ की पूरी ज्वेलरी दे देती हूँ। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं, मुझसे कितना प्यार करती हैं। कुछ दिनों के बाद विनीत ऑफिस से लौटकर घर आता है। क्या हुआ विनीत बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ है। मम्मी, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे लेकिन अचानक इस तरह, आखिर बात क्या है? मम्मी, मेरे बॉस का कहना है कि मैंने ऑफिस में चोरी की है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने तेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ऑफिस में कौन मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगा और क्यों लगाएगा? विनीत, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। अपने फायदे के लिए कोई भी किसी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हाँ बेटा, हो सकता है तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद ना करता हो और अब सीधे सीधे तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं सकता ना, इसीलिए तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर गलत तरीके से तुम्हें जॉब से निकलवा दिया हो। लेकिन मम्मी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा? अब देख बेटा, मुझे माफ कर दे, लेकिन वो लड़की थी ना आयशा, वो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने उसके साथ ऐसा ही किया था। असलियत में तो वो हार खुद मैंने उसे अपने हाथों से दिया था। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? इसका मतलब आपने उसके साथ बहुत गलत किया। मम्मी जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? ज़रा मुझे भी तो बताइए। अरे कुछ नहीं, वो ना कुछ साल पहले विनीत एक लड़की को पसंद करता था और वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की उसके साथ शादी हो, इसलिए मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे विनीत की जिंदगी से दूर कर दिया। लेकिन मम्मी, ये बात आपको मुझे तो बतानी चाहिए थी।
आपने आयशा के साथ बहुत गलत किया। अच्छा, अब तू मुझे गलत कह रहा है? एक बात बता, अगर तुझे अपनी आयशा पर इतना ही भरोसा होता तो तू सच्चाई जानने की कोशिश ना करता? अरे तूने भी तो एक ही बार में उसे जेल भिजवाने के लिए हाँ कर दी थी। हाँ, वैसे बात तो आपकी ठीक है मम्मी। अच्छा ही हुआ वो मेरी जिंदगी से चली गई। अगर वो नहीं जाती तो अनन्या मुझे कैसे मिलती? बिल्कुल ठीक कहते हैं, भगवान जो करता है बिल्कुल सही करता है। कुछ दिनों के बाद, विनित बेटा, हमारे बैंक अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं है। आज बैंक वालों का फोन आया था, तुमने कुछ किया या नहीं? नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पता नहीं सारे पैसे कहाँ चले गए। यह सब तो मुझे नहीं पता। एक तो तुम्हारी नौकरी नहीं रही, ऊपर से हमारे सारे बैंक अकाउंट खाली है। यह सब क्या हो रहा है बेटा? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, अचानक से ये सब क्या हो गया? तुम अनन्या से बात करो, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। मैं और आप लोगों की मदद? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी मदद करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो अनन्या? तुम मेरी पत्नी हो, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी की है हमने। शादी? तुम्हारी और मेरी शादी कब हुई मिस्टर विनित? अरे अचानक तुम्हें क्या हो गया बहू? अभी कुछ दिन पहले ही तो कोर्ट में तुम्हारी शादी हुई है। नकली शादी थी वो। जिस वकील ने हमारी शादी करवाई थी ना, वो मेरी जान पहचान का था। और हमारी शादी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हारी आयशा हूं विनित। वही आयशा जिसे धक्के मारकर तुमने इस घर से बाहर निकाला था, जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हो गई। हे भगवान, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, पर तुम्हारा चेहरा कैसे बदल गया? प्लास्टिक सर्जरी से मम्मी जी। मैं बर्बाद करना चाहती थी आप दोनों को। लेकिन आयशा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तो माँ का किया हुआ था। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले तुमने नहीं कहा था? अच्छा हुआ आयशा तुम्हारी जिंदगी से चली गई, वरना तुम्हें अनन्या कैसे मिलती? हमें माफ कर दो बेटा, हमारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है और अब ये बैंक के सारे पैसे भी। हाँ, आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपके सारे पैसे अब मेरे पास है। और ये जो विनित की नौकरी गई है ना, उसमें भी मेरा ही हाथ है। मैं जो करना चाहती थी वो तो कर चुकी। प्लीज मुझे माफ कर दो अनन्या, मेरा मतलब आयशा। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे पापा की जान ले ली और मेरे परिवार को जिंदगी भर के लिए बदनामी दी। मेरा बदला आज पूरा हुआ मिस्टर विनित।